मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे शेप्स ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल, जो कि अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में इसके डिफरेंट नेम्स आते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं, आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम एस की, अगर एस सबशेल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 1s, ठीक है ना। अगर 1s है तो स्टूडेंट आप सबको क्वांटम नंबर करा रखा है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। और अगर l 0 है स्टूडेंट तो m जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी क्या हो जाए 0। और 0 का मतलब क्या होता है 1 वैल्यू। यहाँ पे m की वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू 0 का मतलब क्या है एक वैल्यू है, और एक वैल्यू का मतलब है 1 ओरिएंटेशन। और 1 ओरिएंटेशन किस शेप में पॉसिबल है, स्फेरिकल। इसीलिए स्टूडेंट जो हमारे एस सबशेल हैं दे आर स्फेरिकल इन नेचर। एस क्या होते हैं, स्फेरिकल। इनकी शेप क्या होगी, कोई आपसे पूछे तो इन सबकी शेप, चाहे 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, इन सबकी शेप आप क्या कहेंगे स्फेरिकल शेप होती है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और आता है, वैसे मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है। नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो। इवन मैं आई कार्ड के ऊपर आपके आई बटन जो होता है उसे दबाएंगे, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो नोड क्या होता है बेटा, नोड इज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। अगर कोई आपसे कहे नोडल पॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोडल प्लेन कोई कहता है, प्लेन क्या है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं नोड। अब नोड को निकालने का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पहले ही जैसे बता चुका हूं मैं, n माइनस एल माइनस 1। अब अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, l 0 है, -1 0, यानी 1s सबशेल की अगर मैं बात करूं तो 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नहीं है। न्यूक्लियस है, उसके हमने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है। इस केस में अगर बात करें, अब ये 1s का था, अब ये आ गया 2s। बाकी ये सारा कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट, l की वैल्यू 0 आएगी, m 0 आएगा, एक ऑर्बिटल होगा। मगर यहाँ पे अगर नोड की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि 2s के अंदर नोड क्या हो गया 1। नोड क्या है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आप ध्यान से देखिए। पहले मैंने ये 1s टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद एक स्पेस मैंने लेफ्ट किया है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 0, बिल्कुल प्लेन, कोई जगह कुछ नहीं दिखाया मैंने। उसके बाद एक रिंग और आ गई। अब ये जो स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 0, इसे हम क्या बोलते हैं नोड। तो 2s की शेप कैसे बनेगी, इस टाइप से। इसमें हमने ये जगह क्यों ब्लैंक दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या है 0। अब इसी तरह हम आते हैं 3s पे, सेम यही फार्मूला लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगी 3, l 0 1 क्या होगा 2। तो नोड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऐसे स्पेस होंगे, 2 स्पेस होंगे जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी 0। तो आप देख सकते हैं मैंने दिखा रखा है, एक तो ये नोड हो गया, दूसरा नोड कहां पे हो गया ये, और यहाँ पे रिंग कितनी बन जाएंगी, एक तो 1s, फिर ये 2s एक तरह बन गया, एक रिंग फिर बन गई जहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, ये आपका आ गया 3s। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा 3s। इसी तरह 4s आएगा तो स्टूडेंट वहां पे 3 नोड आ जाएंगे, हमको 3 रिंग्स क्या दिखानी पड़ेंगी वैल्यू। अब बात करते हैं इसी तरह हम p की। तो जब हम p की बात करते हैं, पहले सिंपल लेते हैं, सबसे सिंपल 2p। अगर मैं 2p की बात करता हूं तो मैं कहूंगा सर n की वैल्यू, आप कहेंगे सर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि p के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे और m क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m की वैल्यू -l 0 प्लस l आई करती है, यानी -1 0 प्लस 1। इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया कि m की 3 वैल्यूज हैं, और 3 वैल्यूज का मतलब 3 ओरिएंटेशंस। अब 3 ओरिएंटेशन का मतलब हमें पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, तो यहाँ पे 3 एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन होती है। तो एक तो मेरा बनता है 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल। इसीलिए p के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। तो मैंने 3 यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, 2px, 2py एंड 2pz। तो अब 2px का क्या मतलब हुआ, 2px का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैंने केवल दिखा रखा है, मैंने अब इसे ले लीजिए x y
जेड। अब जेड और वाई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। इसी तरह ये एक्स वाई जेड। जब मैंने वाई कह रहा हूं डंबल शेप बनाई है, अब इसकी शेप क्या होती है, डंबल शेप, डंबल शेप। अब आपको याद रखने वाली बात जो है वो ये है, कोई पूछे पी की क्या शेप होती है तो आप क्या कहेंगे, डंबल शेप। इसी तरह 2p वाई की बात करें तो इसमें वाई एक्सिस के लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, पी जेड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, पी 2p जेड के लोग। अब थोड़ा सा वैसे मैं डिटेल में और जाता हूं, मैंने नोड्स के बारे में बताया, तो नोड मैंने आपको बताया थे दो टाइप के होते हैं, एक तो रेडियल नोड होते हैं और एक एंगुलर नोड होते हैं स्टूडेंट, या फिर हम बोलते हैं नोडल प्लेन। जो नोडल प्लेन होता है किसी में वो एल की वैल्यू के इक्वल होता है, जितने नोडल प्लेन होते हैं उतनी एल की वैल्यू होती है। यहाँ की एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए इन सब में एक नोडल प्लेन है, इन सब में क्या है, नोडल प्लेन यहाँ पे लाई करेगा जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0। तो नोडल प्लेन में एक है क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, एम। और रेडियल एंगुलर नोड की फार्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस 1। अब एन की वैल्यू आपने 2 पुट की, एल की वैल्यू आपने 0 को 1 पुट की, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियल नोड 0। इसलिए यहाँ पे कोई भी रेडियल नोड नहीं है, बट नोडल प्लेन है। 2p के अंदर नोडल प्लेन की वैल्यू क्या होगी, 1। अब इसी तरह सपोज करिए आपने सर, जैसे आपने यहाँ पे 3s की बात की, सपोज करिए मुझे पेपर में 3p आ गया, तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपको 3p आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3, l की वैल्यू 1, तो नोड कितने आ जाएंगे, रेडियल। एंगुलर नोड तो फिक्स है, एल की वैल्यू इक्वल होगा 1। तो रेडियल नोड की बात करूं, 3 माइनस 1 माइनस 1 1, यानी एक मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, रेडियल नोड आएगा। अब उसे कैसे दिखाते हैं वो सीख लीजिए, मैं इसी में सिखा रहा हूं आपको। मान लो 2px है, अब मुझे यहाँ पे रेडियल नोड दिखाना है, तो हम बीच में एक स्पेस ऐसा दिखाएंगे रिंग, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0। तो इस स्पेस में जहां मैंने रिंग, इस पूरे को 1 मानेंगे, तो इस पूरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो ये एक हम सर्कल बनाएंगे। इसी तरह मान लो 4p बना देंगे, तो यहाँ पे हम 2 ऐसी रिंग्स बना देंगे, ऐसे स्पेस बना देंगे जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। तो इस तरह आप 2p 3p 4p के शेप के बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3D। थोड़ा जगह बना देते हैं। तो अब 3D की अगर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो D में काफी कुछ सीखने वाला है, पेपर पॉइंट व्यू से अपने आप में डिफरेंट है। तो पहले बात करते हैं 3D की। अगर 3D की बात करें तो n की वैल्यू क्या है, 3, l की वैल्यू 2, ठीक है, और m की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी। अब आपने सर l अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब कितनी ओरिएंटेशन होंगी, 5, यानी कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। अब 5 ऑर्बिटल को यहाँ पे मैं 3 एक्सिस में तो डिवाइड कर नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगी वो इन बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस लाई करेगी। अब यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल है स्टूडेंट, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, +2 में जब आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो बेस है समझ लो वो ये पॉइंट है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो इसी पॉइंट के ऊपर चलती है, तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगर मैं dxy, dyz, dzx ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, पहले ध्यान से देखिए। मैंने कहा ये x एक्सिस, ये y, तो ये बन गया मेरा dxy, मैं इसे ले रहा हूं y, इसे z, ये बन गया मेरा dyz, इसे ले रहा हूं x, इसे ले रहा हूं z, ये क्या हो गया hz। इतना तो आप सबको स्टूडेंट पता होगा, ये बाय कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन होती है कि मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूं, y मान रहा हूं, z मैं किसी को कोई, बट ये याद रखना अगर ये y है तो इसके परपेंडिकुलर में x या z आएगा। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं किसी को कुछ मान तो मैंने इसको x मान दिया। अब dxy का क्या मतलब है, dxy का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, इट लाई इन बिटवीन द एक्सिस। तो dxy के बीच में ये और ये भी क्या है, dxy। तो इसलिए इनकी जो शेप होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, डबल डंबल शेप। P की क्या थी, डंबल शेप, इसकी क्या है स्टूडेंट, डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, याद रखना इनकी शेप क्या है, डबल डंबल शेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल डंबल, मगर इसमें आप कहेंगे सर यहाँ डबल डंबल तो नहीं है, इसकी अलग बात करें। इन चारों में क्या शेप देगी, डबल डंबल शेप। अब इनके जो पत्ते होते हैं स्टूडेंट, उनकी जो यानी इनकी शेप लगी है ये इस तरह से लगती है क्लोव की तरह, तो इनकी इसका एक नाम और होता है क्लोव लीव शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। इन चारों में क्लोव लीव शेप का कॉन्सेप्ट भी लगता है।
इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, इन तीनों को ध्यान से देखिए, dxy, dyz और dzx, इसमें क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस, यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर दिया, याद रखना, आप देख सकते हैं एक्सिस के बीच में प्रोबेबिलिटी। मगर अगर मैं इसका नाम क्या है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, मगर अगर मैं dx² माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आप ये देख सकते हैं, इनके इंटरेक्शंस पे बन रहा है। और अगर मैं बात करूं लास्ट dz², थोड़ा सा हट के सबसे है, इसीलिए कंपटीशन पॉइंट उससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये, ठीक है, क्यों, इसमें अब डबल डंबल तो है नहीं, एक जो डंबल है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, और उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है z एक्सिस के अलोंग तो है ही, z एक्सिस के अलोंग तो लाई कर ही रहे, देख रहे हैं आपकी z एक्सिस के अलोंग ना है, दूसरा क्या है, एक्स वाई प्लेन में भी लाई करता है रिंग। तो हम जो ये बात करें तो हम ये बात करेंगे कि भाई एक तो डेंसिटी कहां हो गया, एक्स वाई प्लेन ये पूरे यहाँ पे, और एक जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो जो ये दो ऑर्बिटल हैं ये अलोंग द एक्सिस, हम बात करेंगे, याद रखना अलोंग द एक्सिस, और तीन ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, जिसकी वजह से जब आप हायर +2 क्लास में जाएंगे तो डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है, जब इनके ऊपर लिगेंड्स अटैक करते हैं, दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, T2G एंड AG, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारा अच्छी तरह समझ आ गया। अब इसके नाम डिफरेंट है, एक नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट, बेबी सुदर शेप, इसकी शेप क्या होती है, बेबी सुदर शेप, ठीक है ना। दूसरा नाम इसका जो याद रखना है, डफ नट शेप, डफ नट शेप होती है इसकी, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बताए हैं याद रखने वास्ते। अब बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स की, तो स्टूडेंट एफ ऑर्बिटल्स के नाम कौन कौन से हैं, एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो इसके क्या होते हैं, सेवन होते हैं। क्यों ऑर्बिटल सेवन क्यों होते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू एफ के लिए क्या होगी स्टूडेंट 3, तो एम जो होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसके 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से इनकी 7 शेप बनती हैं। आप समझ सकते हैं जब 5 शेप में इसका ये हाल है तो 7 में क्या होगा, इनकी जो शेप होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आपको जो एग्जाम, अगर मैं पेपर पॉइंट से बात करूं तो ये हमारे भी सिलेबस में काउंट नहीं होता, कंपटीशन में भी कभी आते हैं तो नाम आपको याद रखने, इससे ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बना है। तो ये सारा कुछ स्टूडेंट मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ एस पी डी, और उसके डिफरेंट किस तरह से हम बनाते हैं। एक पॉइंट छोटा सा रहेगा नोडल प्लेन की बात यहाँ पे। अब डी के केस में एल की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 2, तो इसलिए कोई पूछे भाई 3D में नोडल प्लेन कितने हैं, तो 2, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने लाई करेंगे, 2 नोडल प्लेन होते हैं डी के अंदर। एफ के अंदर कोई पूछ ले 3, जो एल की वैल्यू होती है उतने ही नोडल प्लेन लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ नया भी सीखा होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है समझ नहीं आया या कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसके बारे में और आपको डिटेल में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।